कुछ लोग इंसान की औकात उसके कपड़ों से तय करते हैं, लेकिन किस्मत कभी कपड़ों से नहीं लिखी जाती। जिस लड़के को हर दिन भिखारी कहकर अपमानित किया गया, जिसे कॉलेज में कभी इज्जत नहीं मिली, वही एक ऐसा नाम था जिसके लिए अरबों की दौलत सालों से इंतजार कर रही थी। दुनिया उसे एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट समझती रही, लेकिन उसके अतीत में छिपा था एक ऐसा राज जिसे जानकर सबसे ताकतवर लोग भी दंग रह जाने वाले थे। जब उसकी असली पहचान सामने आएगी तो जिन्होंने उसे ठुकराया था वही उसके सामने सिर झुकाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे वारिस की जिसने गरीबी नहीं बल्कि अपनी पहचान छिपाकर जीना चुना था। स्वागत है सीक्रेट बिलियनेयर वारिस में। शहर के सबसे महंगे स्कूल रॉयल इंटरनेशनल एकेडमी में हर दिन सैकड़ों अमीर घरों के बच्चे लग्जरी कारों से आते थे। किसी के हाथ में लाखों की घड़ी होती थी तो किसी के पास सबसे महंगा स्मार्टफोन। लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच एक लड़का था जिसका नाम आरव था। वो रोज अपनी पुरानी साइकिल से स्कूल आता था। उसके जूते फटे हुए थे, यूनिफॉर्म कई जगह से सिली हुई थी और उसके कंधे पर टंगा बैग भी इतना पुराना था कि उसे देखकर हर कोई हंस देता था। जैसे ही आरव स्कूल के गेट के अंदर कदम रखता, कुछ लड़के जोर जोर से चिल्लाते, देखो भिखारी आ गया। कोई कहता, अरे इसे कुछ पैसे दे दो, शायद आज खाना नहीं खाया होगा। पूरी क्लास उसकी बेइज्जती देखकर हंसती रहती, लेकिन आरव कभी किसी को जवाब नहीं देता था। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता था। क्लास की सबसे अमीर और घमंडी लड़की रिया भी उसे हमेशा नीची नजरों से देखती थी। उसे लगता था कि आरव जैसे गरीब लड़कों को इस स्कूल में पढ़ने का कोई हक नहीं है। एक दिन लंच ब्रेक में आरव अपनी मां के हाथ की बनी सूखी रोटियां और आलू की सब्जी निकालकर खाने ही वाला था कि तभी कुछ लड़कों ने उसका टिफिन छीनकर जमीन पर फेंक दिया। रोटियां धूल में बिखर गईं और सब जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, तुम जैसे गरीब लोग हमारे स्कूल की इज्जत खराब करते हो। आरव ने बिना कुछ कहे जमीन से अपना टिफिन उठाया, उसे साफ किया और चुपचाप वापस बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर गुस्से की एक भी झलक नहीं थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो शहर के एक पुराने मोहल्ले में बने छोटे से घर पहुंचा, जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। मां ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, आज फिर किसी ने कुछ कहा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा याद रखना, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आज जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। बस उस दिन का इंतजार करना और अपना सच किसी को मत बताना। आरव ने सिर हिलाकर कहा, मैं आपका वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। उसी समय शहर के दूसरी ओर एक विशाल महल नुमा बंगले में देश के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंह चौहान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद वकील को बुलाकर धीमी आवाज में कहा, जिस बच्चे को पूरी दुनिया गरीब समझ रही है, वही मेरी अरबों की संपत्ति का असली वारिस है। मैंने उसे जानबूझकर दुनिया से छिपाकर रखा क्योंकि मेरे दुश्मन उसे खत्म करना चाहते थे। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही वकील की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि वही गरीब छात्र आरव था। उधर विक्रम सिंह के लालची रिश्तेदार करोड़ों की नहीं बल्कि हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वे सालों से गायब समझ रहे हैं, वो इस समय एक साधारण छात्र बनकर स्कूल में पढ़ रहा है। अगले ही दिन स्कूल का वार्षिक समारोह होने वाला था, जिसमें शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मुख्य अतिथि बनकर आने वाले थे। किसी को नहीं पता था कि इसी समारोह में ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरे शहर की सोच बदल देगा। जिन लोगों ने आरव को भिखारी कहकर अपमानित किया था, वही लोग कुछ ही घंटों बाद उसके सामने सम्मान से सिर झुकाने वाले थे। अगली सुबह रॉयल इंटरनेशनल एकेडमी में वार्षिक समारोह की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा स्कूल रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। हर छात्र अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आया था। सभी को पता था कि आज शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मुख्य अतिथि बनकर आने वाले हैं। दूसरी तरफ आरव हमेशा की तरह अपनी पुरानी साइकिल से स्कूल पहुंचा। उसे देखते ही कुछ लड़के फिर हंसने लगे। एक ने ताना मारते हुए कहा, लगता है भिखारी भी आज बड़े लोगों की पार्टी में शामिल होने आ गया है। दूसरे ने उसकी साइकिल को धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने से खून निकलने लगा, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल उठाई और धीरे धीरे स्कूल के अंदर चला गया। ये सब दूर खड़ी रिया देख रही थी। पहली बार उसे लगा कि शायद आरव इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं।
कुछ ही देर बाद स्कूल के बाहर लग्जरी कारों का लंबा काफिला आकर रुका। दर्जनों ब्लैक एसयूवी, सिक्योरिटी गार्ड और सूट पहने हुए अधिकारी एक एक करके नीचे उतरे। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल खुद गेट तक उनका स्वागत करने पहुंचे। तभी एक काली कार से एक बुजुर्ग वकील उतरे। उनका नाम था आदित्य मेहरा। उनके हाथ में एक चमड़े का पुराना ब्रीफकेस था जिसे वे बहुत सावधानी से पकड़े हुए थे। वे बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रहे थे। उधर मंच पर कार्यक्रम शुरू हो चुका था। एक एक करके मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा था। तभी अचानक संचालक ने घोषणा की, अब हमारे बीच मौजूद उद्योगपति समूह की ओर से एक विशेष छात्र को सम्मानित किया जाएगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि यह सम्मान किसी अमीर परिवार के बच्चे को मिलेगा। लेकिन तभी आदित्य मेहरा ने माइक अपने हाथ में लिया और बोले, मैं जिस छात्र को बुलाने जा रहा हूं वो इस समय यहीं मौजूद है। उसका नाम है आरव। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। कुछ सेकंड तक किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। वही लड़के जो हर रोज आरव का मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। प्रिंसिपल भी हैरान रह गए। आरव धीरे धीरे अपनी सीट से उठा। उसके पुराने कपड़े और साधारण जूते देखकर कई लोग फिर से मुस्कुराने लगे। जैसे ही आरव मंच पर पहुंचा, आदित्य मेहरा ने बिना कुछ कहे उसके सामने सम्मान से सिर झुका दिया। ये देखकर पूरा स्कूल स्तब्ध रह गया। फिर उन्होंने कहा, आज मैं यहां किसी छात्र को पुरस्कार देने नहीं बल्कि अपने मालिक के असली वारिस को खोजने आया हूं। ये सुनते ही मैदान में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आदित्य मेहरा ने अपने ब्रीफकेस से एक पुरानी तस्वीर निकाली। फिर उन्होंने वो तस्वीर आरव के हाथ में रखी। तस्वीर देखते ही आरव की आंखें भर आईं। उसमें वो अपनी मां के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोद में बैठा हुआ था। आरव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? आदित्य मेहरा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये तस्वीर मुझे तुम्हारे दादाजी ने दी थी। उन्होंने मरने से पहले सिर्फ एक ही जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, सही समय आने पर उनके असली वारिस को दुनिया के सामने लाना। ये सुनते ही पूरा स्कूल हैरानी से आरव को देखने लगा। रिया के हाथ से ट्रॉफी गिर गई। जिन लड़कों ने उसे भिखारी कहा था उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। तभी स्कूल के बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। सभी की नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। मैदान के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर चुका था। उसमें से देश की सबसे बड़ी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारी और सिक्योरिटी टीम बाहर निकली। उनके हाथ में एक सील बंद फाइल थी। उस फाइल में वो वसीयत रखी थी जो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो किसी भी कीमत पर यह सच दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे। हेलीकॉप्टर के उतरते ही पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सभी छात्रों की नजरें अब सिर्फ आरव पर टिकी थीं। चौहान ग्रुप के अधिकारी सीधे मंच पर पहुंचे और आदित्य मेहरा के हाथ में एक सील बंद फाइल सौंप दी। आदित्य ने फाइल खोलने ही वाले थे कि तभी अचानक स्कूल के बाहर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ काली एसयूवी तेजी से स्कूल के गेट के सामने आकर रुकी। उनमें से कई हथियारबंद बॉडीगार्ड बाहर निकले और उनके पीछे एक महंगा सूट पहने हुए आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका नाम था रणवीर चौहान। वो विक्रम सिंह चौहान का भतीजा था और पिछले कई सालों से पूरी संपत्ति पर कब्जा करने का सपना देख रहा था। रणवीर ने मंच पर चढ़ते ही ऊंची आवाज में कहा, यह लड़का कोई वारिस नहीं है, ये सब एक झूठा नाटक है। पूरा मैदान फिर से सन्नाटे में डूब गया। रणवीर ने अपने वकील को आगे बुलाया और बोला, अगर ये सच में वारिस है तो इसका सबूत कहां है? आदित्य मेहरा मुस्कुराए और बोले, सबूत भी है और गवाह भी। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक पुरानी चांदी की अंगूठी निकाली। उस अंगूठी पर चौहान परिवार का शाही निशान बना हुआ था। आरव ने जैसे ही वो अंगूठी देखी, उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां ने यही अंगूठी पहनाकर कहा था, इसे कभी अपने से दूर मत करना, यही एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगी। लेकिन इससे पहले कि आदित्य पूरी बात बताते, रणवीर के इशारे पर उसका एक आदमी भीड़ में घुस गया और फाइल छीनकर भागने लगा। पूरे मैदान में भगदड़ मच गई। तभी स्कूल का स्पोर्ट्स टीचर कबीर सर, जो पहले सेना में कमांडो रह चुके थे, बिजली की तरह दौड़े और उस आदमी को पकड़ लिया। फाइल फिर से आदित्य मेहरा के हाथ में आ गई। छात्रों ने पहली बार देखा कि उनके शांत स्वभाव वाले कबीर सर कितने बहादुर हैं। उसी समय स्कूल की लाइब्रेरियन सविता मैडम भी मंच पर पहुंची। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, अब सच छिपाना ठीक नहीं होगा। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ गईं।
सविता मैडम ने बताया कि 18 साल पहले एक तूफानी रात में आरव की मां घायल हालत में इसी स्कूल के पुराने हॉस्टल में छिपी थीं। उन्होंने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई थी, लेकिन जाने से पहले एक बंद लिफाफा सविता मैडम को देकर कहा था, अगर कभी मेरा बेटा मुसीबत में पड़े तभी ये लिफाफा खोलना। सविता मैडम ने अपने बैग से वही पुराना लिफाफा निकाला। लिफाफा खुलते ही उसमें से एक चिट्ठी और एक पेन ड्राइव निकली। आदित्य मेहरा ने पेन ड्राइव को स्कूल के ऑडिटोरियम की बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। स्क्रीन पर विक्रम सिंह चौहान का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलने लगा। उन्होंने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मेरे परिवार में बहुत से लोग दौलत के पीछे पागल हो चुके हैं, इसलिए मैंने अपने असली वारिस आरव को उसकी मां के साथ गुप्त जीवन जीने के लिए भेज दिया था। सही समय आने पर पूरी संपत्ति उसी की होगी। वीडियो खत्म होते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, लेकिन रणवीर के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने मोबाइल पर किसी को फोन किया और सिर्फ एक वाक्य कहा, प्लान बी शुरू करो। किसी भी कीमत पर लड़का आज स्कूल से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। फोन कटते ही स्कूल के बाहर खड़ी एक काली वैन का दरवाजा खुला। उसमें से 4 नकाबपोश लोग बाहर निकले। उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि बेहोशी का स्प्रे और इलेक्ट्रिक स्टन डिवाइस थे। उनका मकसद आरव को चुपचाप अगवा करना था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में आरव की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है। जैसे ही समारोह खत्म होने वाला था, अचानक पूरे स्कूल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। बच्चों में चीख पुकार मच गई। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइटें जल उठीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 नकाबपोश लोग भीड़ का फायदा उठाकर आरव तक पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने उसके चेहरे पर बेहोशी का स्प्रे करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने समय रहते अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी पीछे से कबीर सर दौड़ते हुए आए और एक हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। दूसरे हमलावर ने तुरंत धुआं छोड़ने वाला स्मोक बम फेंक दिया। पूरा मैदान धुएं से भर गया और इसी अफरा तफरी में बाकी नकाबपोश आरव को उठाकर स्कूल के पीछे खड़ी काली वैन में डालकर फरार हो गए। जब धुआं छटा तो रिया सबसे पहले चिल्लाई, आरव कहाँ है? पूरा स्कूल घबरा गया। आदित्य मेहरा ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम को आदेश दिया, शहर के सभी रास्ते बंद कर दो। किसी भी कीमत पर आरव सुरक्षित वापस चाहिए। लेकिन तब तक काली वैन स्कूल से कई किलोमीटर दूर निकल चुकी थी। वैन के अंदर आरव के हाथ बंधे हुए थे। उसके सामने बैठा एक लंबा चौड़ा आदमी बार बार उसे घूर रहा था। उसका नाम था शेर सिंह। वो रणवीर चौहान का सबसे खतरनाक आदमी माना जाता था। शेर सिंह हंसते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से कितने लोगों की नींद उड़ गई है। अगर तुम वारिस नहीं बनते तो आज सब आराम से अरबों की दौलत बांट रहे होते। आरव ने शांत आवाज में पूछा, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? शेर सिंह ने जवाब दिया, बहुत आसान है। इस कागज पर साइन कर दो कि तुम्हारा चौहान परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। आरव ने बिना एक पल सोचे कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर शेर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उधर स्कूल में आदित्य मेहरा ने तुरंत एक फोन मिलाया। कुछ ही मिनटों बाद 5 काली एसयूवी स्कूल के गेट पर आकर रुकी। उनमें से एक तेज तर्रार महिला अधिकारी उतरी। उनका नाम था नैना राठौर। वो चौहान ग्रुप की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थीं और देश की सबसे बेहतरीन सुरक्षा विशेषज्ञों में गिनी जाती थीं। उन्होंने आते ही सीसीटीवी फुटेज देखी और बोली, ये कोई साधारण अपहरण नहीं है। जिसने भी ये प्लान बनाया है उसे अंदर की पूरी जानकारी थी, यानी स्कूल के भीतर भी कोई गद्दार मौजूद है। ये सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। तभी सविता मैडम को याद आया कि समारोह शुरू होने से पहले एक नया इलेक्ट्रीशियन स्कूल में आया था, जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। नैना ने तुरंत उसकी तस्वीर निकलवाई, लेकिन तस्वीर देखते ही आदित्य मेहरा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये इलेक्ट्रीशियन नहीं, रणवीर का खास आदमी राघव मलिक है। दूसरी तरफ काली वैन शहर से बाहर एक पुराने बंद पड़े कारखाने में पहुंच चुकी थी। आरव को नीचे उतारकर एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी जिस पर उसे बांध दिया गया। तभी दरवाजा खुला और रणवीर चौहान अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम्हें लगता है कि ये कहानी इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम चाहे जितनी चालें चल लो, सच को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। रणवीर जोर से हंसा और बोला,
सच, तुम्हें अभी तक पूरा सच पता ही नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे सिर्फ एक राज छिपाया था। चौहान परिवार की दौलत से भी बड़ी एक ऐसी विरासत है जिसके लिए लोग दशकों से खून बहा रहे हैं, और उस विरासत की आखिरी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। ये सुनते ही आरव हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी विरासत है जिसके लिए लोग उसे मारने और अगवा करने पर उतारू हैं। तभी कारखाने के बाहर अचानक गोलियों जैसी आवाजें गूंजने लगीं। नैना राठौर अपनी स्पेशल सिक्योरिटी टीम के साथ उस ठिकाने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हमला सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि उसी कारखाने की अंधेरी छत पर एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था, जिसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आरव पर थी। कारखाने के बाहर गोलियों जैसी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। नैना राठौर अपनी स्पेशल सिक्योरिटी टीम के साथ चारों तरफ से इमारत को घेर चुकी थी। दूसरी तरफ रणवीर चौहान बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उसने धीरे से अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। अगले ही पल पूरे कारखाने में लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें जल उठीं और भारी लोहे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नैना ने वायरलेस पर आदेश दिया, सावधान, ये जाल है, कोई भी अकेले अंदर नहीं जाएगा। लेकिन तभी दूसरी मंजिल की खिड़की से एक नकाबपोश आदमी ने स्मोक ग्रेनेड नीचे फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा कारखाना धुएं से भर गया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रणवीर अपने आदमियों के साथ आरव को लेकर एक गुप्त सुरंग की तरफ भागने लगा। आरव के हाथ अब भी बंधे हुए थे, लेकिन उसकी नजर दीवार पर टंगी एक लोहे की टूटी हुई चेन पर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उसी चेन से रगड़ने शुरू किए। कुछ मिनट की कोशिश के बाद रस्सी कट गई, लेकिन उसने किसी को इसका एहसास नहीं होने दिया। वो सही मौके का इंतजार करता रहा। जैसे ही वे सुरंग के बीच पहुंचे, आरव ने अचानक एक गार्ड को जोर से धक्का दिया। गार्ड नीचे गिर पड़ा और उसकी टॉर्च दूर गिर गई। पूरे सुरंग में अंधेरा छा गया। रणधीर गुस्से से चिल्लाया, उसे पकड़ो, वो भागना नहीं चाहिए। आरव पूरी ताकत से दौड़ने लगा। सुरंग के दूसरे छोर पर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरव ने पलट कर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उस आदमी ने अपनी जेब से वही शाही निशान वाली अंगूठी निकाली जो आरव के पास थी। आरव हैरान रह गया। आप कौन हैं? आरव ने पूछा। उस आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम देवेंद्र रॉय है। मैं तुम्हारे दादाजी विक्रम सिंह चौहान का सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार था। पिछले 18 सालों से मैं सिर्फ एक दिन का इंतजार कर रहा था, जिस दिन मैं तुमसे मिल सकूं। इतने में पीछे से रणवीर और उसके आदमी सुरंग में पहुंच गए। देवेंद्र ने तुरंत आरव को एक गुप्त रास्ते की तरफ धक्का देते हुए कहा, भागो, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। अगर तुम आज बच गए तभी सच जान पाओगे। दोनों सुरंग से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगे। कुछ देर बाद वो एक पुराने लकड़ी के मकान तक पहुंचे। बाहर से वो मकान बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवारों पर चौहान परिवार की सैकड़ों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक बड़े डिजिटल नक्शे पर देश के अलग अलग शहरों में बने चौहान ग्रुप के गुप्त ठिकाने दिख रहे थे। देवेंद्र ने एक लोहे की तिजोरी खोली। उसमें से उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी आरव के हाथ में पहुंची है तो समझ लो कि अब उसे पूरा सच जानने का समय आ गया है। आरव कांपते हाथों से डायरी खोलने ही वाला था कि तभी बाहर तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। देवेंद्र ने खिड़की से झांका तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जंगल के उस सुनसान इलाके में लगभग 20 काली एसयूवी आकर रुक गई थीं। देवेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा, रणवीर इतनी जल्दी यहां नहीं पहुंच सकता था। इसका मतलब है कि हमारे बीच कोई ऐसा आदमी है जो हर पल हमारी जानकारी उसे दे रहा है। आरव ने तुरंत पूछा, कौन? देवेंद्र ने जवाब दिया, मुझे शक है कि गद्दार कोई बाहरी नहीं बल्कि चौहान परिवार का ही एक ऐसा सदस्य है जिस पर आज तक किसी ने शक नहीं किया। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो आने वाले दिनों में तुम्हें दुश्मनों से ज्यादा अपनों से सावधान रहना होगा। उसी समय मकान का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और धुएं के बीच से एक रहस्यमयी महिला अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में हथियार था और उसने सीधे आरव की तरफ देखते हुए कहा, आरव, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो। सच का सिर्फ आधा हिस्सा देवेंद्र जानते हैं, बाकी आधा सिर्फ मेरे पास है। रहस्यमयी महिला की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी।
देवेंद्र रॉय तुरंत आरव के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, नहीं, इसे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। महिला ने धीरे धीरे अपना हथियार नीचे कर दिया और बोली, अगर मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाने का होता तो मैं अब तक कर चुकी होती। मेरे पास समय बहुत कम है। रणवीर के लोग सिर्फ 5 मिनट दूर हैं। आरव बोनो की बातें सुनकर उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा करे। तभी महिला ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। जैसे ही आरव की नजर उस लॉकेट पर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। बिल्कुल वैसा ही लॉकेट उसकी मां के पास भी था। महिला की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी मां ने मरने से पहले ये लॉकेट मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब सही समय आए तब मैं तुम्हारी रक्षा करूं। देवेंद्र हैरानी से महिला को देखने लगे। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही हो? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हां, मेरा नाम अनामिका है। 18 साल पहले तुम्हारी मां की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उस रात हम पर हमला हुआ और सबको लगा कि मैं मर गई। मैंने अपनी मौत का नाटक किया ताकि दुश्मन मुझे ढूंढना बंद कर दें। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मां को जानती थीं? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ जानती नहीं थी, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। इतने में बाहर से गोलियों की आवाज आने लगी। रणवीर के आदमी मकान को चारों तरफ से घेर चुके थे। देवेंद्र ने तुरंत दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग हटाई। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। तीनों उस रास्ते से नीचे उतरने लगे। कुछ देर बाद वे एक विशाल भूमिगत कमरे में पहुंचे। वहां दर्जनों कंप्यूटर, बड़े बड़े सर्वर और कई लोग काम कर रहे थे। ये चौहान परिवार का गुप्त कंट्रोल सेंटर था, जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता था। जैसे ही आरव अंदर पहुंचा, वहां मौजूद सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। उनमें से एक बुजुर्ग वैज्ञानिक आगे आए। उनका नाम डॉक्टर समरसेन था। उन्होंने कहा, हम पिछले 18 सालों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? डॉक्टर समरसेन उसे एक बड़े डिजिटल स्क्रीन के सामने ले गए। स्क्रीन पर चौहान ग्रुप की सैकड़ों कंपनियों का डेटा दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने एक लाल रंग की फाइल खोली और बोले, लोग समझते हैं कि तुम्हारे दादाजी की सबसे बड़ी विरासत उनकी दौलत थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। उन्होंने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में गुप्त हिस्सेदारी खरीद रखी थी। अगर ये जानकारी गलत हाथों में चली गई तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। आरव ये सब सुनकर बिल्कुल शांत हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक अमीर परिवार का वारिस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का उत्तराधिकारी है। तभी कंट्रोल सेंटर का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। एक कर्मचारी घबराते हुए चिल्लाया, सर, हमारे सिस्टम में किसी ने हैकिंग शुरू कर दी है। डॉक्टर समर ने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक नाम चमक रहा था, ब्लैक कोबरा। देवेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह नाम फिर से सामने आ गया। इसका मतलब रणवीर अकेला नहीं है, उसके पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक सीक्रेट नेटवर्क खड़ा है। अनामिका ने तुरंत आरव की तरफ देखा और बोली, अब खेल सिर्फ विरासत का नहीं रहा, अब यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। इसी बीच कंट्रोल सेंटर की सभी स्क्रीन अचानक बंद हो गईं। कुछ सेकंड बाद एक ही स्क्रीन चालू हुई। उस पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई दिया। उसकी आवाज मशीन की तरह बदल दी गई थी। वो धीमे से हंसा और बोला, स्वागत है आरव, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें लगता है रणवीर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है? नहीं, वो तो सिर्फ मेरी शतरंज का एक मोहरा है। असली खेल अब शुरू होगा। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि यह रहस्यमयी दुश्मन कौन है, लेकिन इतना तय था कि अब आरव का सामना सिर्फ लालची रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिसने वर्षों पहले ही उसके पूरे जीवन की चालें बिछा दी थीं। स्क्रीन काली होते ही पूरे कंट्रोल सेंटर में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। तभी डॉक्टर समरसेन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ब्लैक कोबरा खुद सामने आ गया है तो इसका मतलब है कि वो अब छिप कर नहीं, खुलकर हमला करेगा। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर ये ब्लैक कोबरा है कौन? देवेंद्र रॉय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज से लगभग 20 साल पहले दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और अपराधियों ने मिलकर एक गुप्त संगठन बनाया था। उसका नाम था ब्लैक कोबरा। उनका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों पर बिना नाम सामने आए कब्जा करना। लेकिन तुम्हारे दादाजी विक्रम सिंह चौहान ने उनका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया।
उसी दिन उन्होंने विक्रम सिंह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। आरव ध्यान से सब सुन रहा था। तभी अनामिका ने एक पुरानी फाइल उसके सामने रखी। फाइल के अंदर कई तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर में विक्रम सिंह चौहान कुछ विदेशी लोगों के साथ खड़े थे। दूसरी तस्वीर में वही लोग एक मीटिंग कर रहे थे। लेकिन तीसरी तस्वीर देखकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में उसकी मां भी मौजूद थी। आरव की आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, मेरी मां इनके साथ कैसे? अनामिका ने तुरंत कहा, घबराओ मत, तुम्हारी मां ब्लैक कोबरा की सदस्य नहीं थी। वो तुम्हारे दादाजी के लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करती थी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इस संगठन के कई राज निकाले थे। आरव की आंखों में अपनी मां के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। तभी कंट्रोल सेंटर का एक कर्मचारी भागता हुआ अंदर आया। सर, एक बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर समर ने पूछा, क्या हुआ? कर्मचारी ने जवाब दिया, रणवीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। वो पूरे देश के सामने ये घोषणा करने वाला है कि आरव एक धोखेबाज है और चौहान परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। देवेंद्र तुरंत समझ गए कि यह सिर्फ बदनाम करने की चाल नहीं है। उन्होंने कहा, अगर लोगों ने उसकी बात मान ली तो अदालत भी मामला रोक देगी। हमें उससे पहले सबूत लेकर पहुंचना होगा। तभी कंट्रोल सेंटर का दरवाजा खुला और एक लगभग 25 साल का युवक अंदर आया। उसने काले रंग की जैकेट पहन रखी थी और उसके हाथ में एक लैपटॉप था। अनामिका मुस्कुराई। आरव, मिलो, ये है कबीर मल्होत्रा। आरव ने पूछा, ये कौन है? अनामिका बोली, देश के सबसे बेहतरीन एथिकल हैकर। पिछले 5 सालों से ये ब्लैक कोबरा के सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन हमारे पास बातें करने का समय नहीं है। मैंने रणवीर के सर्वर में घुसकर कुछ फाइलें निकाली हैं। उनमें ऐसा सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि उसने तुम्हारे दादाजी की मौत के बाद करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से अपने नाम की। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। लेकिन तभी कबीर का लैपटॉप अचानक अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर चालू हुई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बहुत देर कर दी, तुम्हारा गद्दार तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, गद्दार कौन है? तभी कंट्रोल सेंटर की सारी लाइटें एक बार फिर बंद हो गईं। अंधेरे में अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी, धड़ाम। जब कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइटें जलीं तो सबकी नजरें देवेंद्र रॉय पर टिक गईं। वो जमीन पर गिरे हुए थे। उनके कंधे से खून बह रहा था। आरव घबराकर उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन देवेंद्र ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत मुश्किल से कहा, आरव, किसी पर भरोसा मत करना, गद्दार यहीं। इतना कहते ही उनकी आवाज रुक गई। लेकिन उसी पल कमरे के कोने में खड़ा एक साया चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, किसी को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन इतना तय था कि अब दुश्मन कंट्रोल सेंटर के अंदर तक पहुंच चुका था और आरव की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। देवेंद्र रॉय के जमीन पर गिरते ही पूरे कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर समरसेन और अनामिका तुरंत उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर ने उनके कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, गोली कंधे को छू कर निकली है। अगर अगले 10 मिनट में इलाज मिल गया तो इनकी जान बच सकती है। उधर नैना राठौर ने तुरंत पूरे कंट्रोल सेंटर को लॉकडाउन कर दिया। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया, जब तक गद्दार नहीं मिलता इस कमरे से कोई बाहर नहीं जाएगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की तलाशी शुरू हो गई। आरव एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके मन में बार बार देवेंद्र की आखिरी बात गूंज रही थी, गद्दार यहीं। तभी कबीर मल्होत्रा ने अपने लैपटॉप में बैकअप सिस्टम चालू किया। कुछ ही सेकंड में कंट्रोल सेंटर के अंदर लगे गुप्त कैमरों की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। सबकी सांसें थम गईं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गोली चलने से ठीक 5 सेकंड पहले एक व्यक्ति ने अपनी जैकेट के अंदर से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली थी। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, पूरी वीडियो फाइल अपने आप डिलीट हो गई। कबीर गुस्से से चिल्लाया, किसी ने रिमोट एक्सेस लेकर हमारे सर्वर को फिर से हैक कर दिया है। तभी स्पीकर से वही डरावनी आवाज गूंजी, आरव, तुम जितना सच के करीब पहुंचते जाओगे उतने ही लोग तुम्हारे दुश्मन बनते जाएंगे। अनामिका ने तुरंत मेन सर्वर का पावर बंद कर दिया। आवाज बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल कंट्रोल सेंटर की दीवार पर लगा एक बड़ा डिजिटल नक्शा अपने आप चालू हो गया। उस नक्शे पर भारत के अलग अलग शहरों में लाल बिंदु चमक रहे थे। डॉक्टर समर घबरा गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, ये तो चौहान ग्रुप के सभी सीक्रेट वॉल्ट्स की लोकेशन है।
आरव ने पूछा, वॉल्ट्स? देवेंद्र ने दर्द में कहाते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी ने अपनी दौलत सिर्फ बैंकों में नहीं रखी थी। उन्होंने कई गुप्त वॉल्ट बनाए थे जहां ऐसे दस्तावेज, शेयर और सबूत रखे हैं जो पूरी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों की सच्चाई बदल सकते हैं। इतने में स्क्रीन पर एक नया संदेश दिखाई दिया, पहला वॉल्ट आज रात 12 बजे नष्ट कर दिया जाएगा। अगर बचा सकते हो तो बचा लो। नैना ने तुरंत पूछा, पहला वॉल्ट कहाँ है? स्क्रीन पर एक नाम चमका, जयपुर। अनामिका बोली, अगर वो वॉल्ट नष्ट हो गया तो तुम्हारे दादाजी के सबसे महत्वपूर्ण सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बिना एक पल गंवाए नैना ने अपनी टीम को तैयार होने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों बाद 3 बुलेट प्रूफ एसयूवी और एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर रवाना होने के लिए तैयार थे। आरव पहली बार किसी मिशन पर निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठने लगा, पीछे से एक धीमी आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। देवेंद्र स्ट्रेचर से उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी सुनहरी चाबी निकाली और आरव के हाथ में रख दी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ किसी ताले की चाबी नहीं है, यह चौहान परिवार की सबसे पुरानी विरासत की पहली चाबी है। लेकिन याद रखना, इसके बारे में अनामिका, नैना, कबीर, यहां तक कि डॉक्टर समर को भी मत बताना। आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन क्यों? देवेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका है, ब्लैक कोबरा का असली आदमी हमारे बीच नहीं बल्कि हमारी सबसे भरोसेमंद टीम के अंदर छिपा हुआ है। और हो सकता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले देवेंद्र बेहोश हो गए। हेलीकॉप्टर उड़ चुका था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि जयपुर पहुंचने से पहले ही उनका सामना एक ऐसे इंसान से होने वाला था जिसका नाम सुनकर ब्लैक कोबरा के बड़े बड़े सदस्य भी कांप उठते थे। उसे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, शैडो किंग। और सबसे हैरान करने वाली बात, शैडो किंग कई सालों से सिर्फ एक ही व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, आरव। हेलीकॉप्टर बादलों को चीरता हुआ तेजी से जयपुर की तरफ बढ़ रहा था। अंदर बैठे आरव के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर शैडो किंग कौन है और वो सिर्फ उसी का इंतजार क्यों कर रहा है? अनामिका पूरे रास्ते चुप थी, जबकि नैना बार बार अपने टैबलेट पर सुरक्षा रिपोर्ट देख रही थी। कबीर लगातार ब्लैक कोबरा के नेटवर्क को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार स्क्रीन पर सिर्फ एक ही संदेश आता, एक्सेस डिनाइड। करीब 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर जयपुर के बाहर एक पुराने किले के पास बने निजी हेलीपैड पर उतरा। रात के लगभग 12 बज चुके थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। दूर एक विशाल हवेली दिखाई दे रही थी जो वर्षों से बंद पड़ी थी। देवेंद्र ने जिस पहले सीक्रेट वॉल्ट का जिक्र किया था वो उसी हवेली के नीचे छिपा हुआ था। नैना ने अपनी टीम को चारों तरफ तैनात कर दिया। तभी अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। आरव धीरे धीरे अंदर गया। हवेली के अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक बात अजीब थी। बीच हॉल में रखा एक पुराना झूमर जल रहा था। अचानक पूरे हॉल में किसी की आवाज गूंजी, स्वागत है आरव चौहान। सब लोग चौकन्ने हो गए। आवाज कहां से आ रही थी किसी को समझ नहीं आया। तभी ऊपर की बालकनी पर काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया। उसने लंबा काला कोट पहन रखा था और उसका चेहरा आधे नकाब से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। नैना ने तुरंत अपनी पिस्तौल उसकी तरफ तान दी, लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं डरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो ब्लैक कोबरा बहुत पहले मुझे खत्म कर चुका होता। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम ही शैडो किंग हो? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, दुनिया मुझे शैडो किंग के नाम से जानती है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर शैडो किंग ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और आरव की तरफ बढ़ा दी। तस्वीर देखते ही आरव के हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में उसके दादाजी विक्रम सिंह चौहान, उसकी मां और शैडो किंग तीनों एक साथ खड़े थे। आरव हैरान होकर बोला, तुम मेरे दादाजी को जानते थे? शैडो किंग ने जवाब दिया, जानता नहीं था, मैं उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। यह सुनते ही अनामिका भी चौंक गईं। उन्होंने कहा, लेकिन हमें तो बताया गया था कि तुम कई साल पहले मारे गए थे। शैडो किंग हल्का सा हंसा, मर गया था दुनिया की नजरों में, लेकिन असल में मैं जिंदा था, क्योंकि विक्रम सिंह जानते थे कि एक दिन उनका पोता वापस आएगा और उस दिन उसे मेरी जरूरत पड़ेगी। इतने में पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। कबीर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन देखकर घबराते हुए कहा, बुरी खबर है, किसी ने वॉल्ट के नीचे विस्फोटक लगा दिए हैं। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है।
सभी लोग तुरंत तहखाने की तरफ दौड़े। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक विशाल लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के बीच में एक सुनहरे रंग का ताला लगा हुआ था। आरव को अचानक देवेंद्र की दी हुई सुनहरी चाबी याद आई। उसने चाबी निकाली और ताले में लगा दी। जैसे ही चाबी घुमाई, पूरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सोना चांदी नहीं था, वहां सैकड़ों हार्ड ड्राइव, गुप्त दस्तावेज, पुरानी डायरियां और कई सील बंद फाइलें रखी थीं। शैडो किंग ने गंभीर आवाज में कहा, यही असली दौलत है। इन फाइलों में ब्लैक कोबरा के हर सदस्य का नाम, उनकी कंपनियां, उनके गुप्त बैंक खाते और पिछले 30 सालों के अपराधों का रिकॉर्ड है। अगर ये सब दुनिया के सामने आ गया तो ब्लैक कोबरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतने में ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। पूरा तहखाना कांप उठा। कबीर चिल्लाया, वे लोग अंदर आ चुके हैं। अचानक दर्जनों हथियारबंद लोग तहखाने में घुस आए। उनके बीच से रणवीर चौहान धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके बगल में एक सूट पहने लगभग 60 साल का एक रहस्यमयी आदमी खड़ा था। उसे देखते ही शैडो किंग के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, यह असंभव है। आरव ने पूछा, कौन है ये? शैडो किंग ने कांपती आवाज में जवाब दिया, यही है ब्लैक कोबरा का असली सरगना। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने दस्ताने उतारे और कहा, बहुत साल बाद मिले शैडो। फिर उसने अपनी नजर आरव पर टिकाई और बोला, तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है ना? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो मेरे आदेश पर की गई थी। ये सुनते ही आरव की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उतर आए। लेकिन इससे भी बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। ब्लैक कोबरा के सरगना की बात सुनते ही पूरा तहखाना सन्नाटे में डूब गया। आरव की मुट्ठियां अपने आप भिंच गईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, बल्कि अपने पिता के लिए न्याय पाने की आग जल रही थी। आरव ने गुस्से से कहा, अगर मेरे पिता की हत्या तुम्हारे आदेश पर हुई थी तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरगना जोर से हंसने लगा। गुस्सा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। इसी गुस्से ने उन्हें मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। इतना कहते ही उसने अपनी उंगली से इशारा किया। अगले ही पल दर्जनों हथियारबंद लोग आरव, नैना, अनामिका, कबीर और शैडो किंग को चारों तरफ से घेर चुके थे। लेकिन शैडो किंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो विराट। आरव चौंक गया। विराट? पहली बार ब्लैक कोबरा के सरगना का नाम सामने आया था। उसका असली नाम था विराट अरोड़ा। विराट मुस्कुराया और बोला, लगता है तुमने मेरा नाम अभी तक नहीं भुलाया। शैडो किंग ने जवाब दिया, नाम भूल सकता हूं, लेकिन तुम्हारा विश्वासघात कभी नहीं। आरव दोनों की बातें सुनकर हैरान था। उसे महसूस हुआ कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ दुश्मनी का नहीं, बल्कि अतीत से जुड़ा हुआ है। तभी शैडो किंग ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिला दिया। आरव, आज से 20 साल पहले मैं, तुम्हारे दादाजी विक्रम सिंह और विराट, हम तीनों एक ही टीम में थे। हम देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोहों के खिलाफ काम करते थे। लेकिन फिर विराट की नजर दौलत पर पड़ गई। उसने अपने ही साथियों को धोखा दिया और ब्लैक कोबरा नाम का संगठन बना लिया। विराट ने ताली बजाई। वाह, कहानी तो बिल्कुल सही सुनाई, लेकिन एक सच अभी भी छिपा लिया। आरव ने पूछा, कौन सा सच? विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पिता अर्जुन चौहान मेरी टीम में शामिल होने वाले थे। अगर वो मेरे साथ आ जाते तो आज जिंदा होते, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। आरव का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो विराट की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी रणवीर ने पीछे से हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। रणवीर लगातार वार कर रहा था, लेकिन आरव भी अब पहले वाला डरपोक लड़का नहीं रहा था। स्कूल में सालों तक अपमान सहने वाले उस लड़के के अंदर अब एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। उधर नैना और अनामिका ब्लैक कोबरा के आदमियों से भिड़ चुकी थीं। कबीर तेजी से उन गुप्त फाइलों को एक सुरक्षित ड्राइव में कॉपी करने लगा। उसे पता था कि अगर ये सबूत बच गए तो ब्लैक कोबरा की पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, ट्रांसफर फेल्ड। कबीर घबरा गया। नहीं, किसी ने पूरा सिस्टम लॉक कर दिया है। शैडो किंग तुरंत समझ गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर अचानक उसकी नजर रणवीर के पीछे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी पिछले कई मिनटों से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने ब्लैक कोबरा का कोई निशान नहीं पहना था।
शैडो किंग की आंखें फैल गईं। नहीं, ये यहां कैसे हो सकता है? आरव ने पूछा, कौन है ये? शैडो किंग ने धीरे से कहा, यह महेश सक्सेना है, चौहान ग्रुप का पुराना चीफ फाइनेंस ऑफिसर। आरव चौंक गया, लेकिन दादाजी तो इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। महेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और उसी भरोसे का मैंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। पूरा तहखाना स्तब्ध रह गया। महेश ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला। विक्रम सिंह को कभी समझ ही नहीं आया कि उनके घर का सबसे बड़ा गद्दार बाहर नहीं, उनके अपने ऑफिस में बैठा था। पिछले 15 सालों से चौहान ग्रुप का हर सीक्रेट, हर फाइल और हर प्लान मैं ही ब्लैक कोबरा तक पहुंचाता रहा हूं। यह सुनकर रणवीर भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसे भी नहीं पता था कि ब्लैक कोबरा का सबसे बड़ा गुप्त एजेंट महेश है। महेश ने रिमोट का लाल बटन दबा दिया। अचानक पूरे तहखाने में एक तेज अलार्म बजने लगा। डिजिटल स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हुआ। 9:59, 9:58, 9:57। डॉक्टर समर की आवाज वायरलेस पर गूंजी, आरव, तुरंत वहां से निकलो। पूरे वॉल्ट में हाई इंटेंसिटी विस्फोटक लगा दिए गए हैं। 10 मिनट बाद सब कुछ उड़ जाएगा। लेकिन तभी शैडो किंग ने सबसे आखिरी लोहे की अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा, नहीं, अभी कोई बाहर नहीं जाएगा। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? शैडो किंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उस अलमारी के अंदर एक ऐसी फाइल रखी है जिसे देखकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ चौहान परिवार के वारिस नहीं हो, तुम्हारी असली पहचान उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। पूरे तहखाने में सन्नाटा छा गया। काउंटडाउन लगातार चल रहा था। 9:12, 9:11 और आरव पहली बार अपनी ही पहचान पर सवाल उठाने लगा। पूरे तहखाने में सायरन की तेज आवाज गूंज रही थी। डिजिटल स्क्रीन पर काउंटडाउन लगातार कम होता जा रहा था। सभी लोग बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शैडो किंग उस आखिरी लोहे की अलमारी के सामने बिल्कुल शांत खड़ा था। आरव ने घबरा कर कहा, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। शैडो किंग ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिनके लिए जान की बाजी भी लगानी पड़े तो कम है। इतना कहकर उसने अपनी हथेली अलमारी पर रखी, लेकिन अलमारी नहीं खुली। फिर उसने आरव की तरफ देखा, इसे सिर्फ तुम खोल सकते हो। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी हथेली उस स्टील के दरवाजे पर रखी, अचानक एक नीली रोशनी चमक उठी। DNA वेरीफाइड। अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर सिर्फ एक काली फाइल और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोजेक्ट सक्सेसर, टॉप सीक्रेट। आरव के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने अगले पन्ने पलटे। वहां उसके बचपन की तस्वीरें थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन तस्वीरों में उसके साथ उसके पिता अर्जुन चौहान नहीं, बल्कि एक और आदमी खड़ा था। आरव ने तुरंत पूछा, यह आदमी कौन है? शैडो किंग ने गहरी सांस ली। इसका नाम है अद्वैत राज सिंह। ये तुम्हारे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। आरव ने कहा, लेकिन मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। शैडो किंग बोला, क्योंकि जिस रात तुम्हारे पिता पर हमला हुआ, उसी रात अद्वैत भी गायब हो गए थे। पूरी दुनिया ने मान लिया कि वो मर चुके हैं। आरव अगला पन्ना पलटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक लाइन पर पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। उस लाइन में लिखा था, अगर अर्जुन चौहान की मृत्यु हो जाए तो आरव की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अद्वैत राज सिंह संभालेंगे। आरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर अद्वैत कहां है? शैडो किंग कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से विराट जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हो? विराट ने ताली बजाई। जिस आदमी को तुम 18 साल से तलाश रहे हो, वो पिछले 18 साल से तुम्हारे बहुत करीब था। यह सुनते ही सबकी नजरें विराट पर टिक गई। विराट मुस्कुराया और बोला, आरव, तुम्हें याद है तुम्हारे स्कूल का वो बूढ़ा माली जो हर सुबह तुम्हें देखकर मुस्कुराता था और हर बार कहता था, बेटा, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाएगा। आरव की आंखें फैल गईं। रामू काका? विराट ने मुस्कुराकर कहा, हां, वही रामू काका। वो कोई साधारण माली नहीं था, वही अद्वैत राज सिंह है। पूरा तहखाना स्तब्ध रह गया। आरव को यकीन ही नहीं हुआ। जिस इंसान को उसने वर्षों तक एक साधारण बूढ़ा माली समझा, वो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद दोस्त था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक तहखाने के एक कोने से जोरदार धमाका हुआ। दीवार टूट गई।
धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। धुएं के बीच एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, उसकी आंखें भर आईं। आरव अवाक रह गया। रामू काका? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, रामू काका तो सिर्फ एक नाम था। मेरा असली नाम अद्वैत राज सिंह है। शैडो किंग ने तुरंत सम्मान से सिर झुका लिया। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर विराट के चेहरे की मुस्कान भी पहली बार गायब हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो वर्षों पहले मर चुका समझ रहा था, वो आज उसके सामने जिंदा खड़ा होगा। अद्वैत ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और धीमी आवाज में कहा, विराट, 18 साल पहले तुमने अर्जुन को मुझसे छीन लिया था, लेकिन आज तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब शुरू होगा। उसी समय डिजिटल काउंटडाउन पर सिर्फ 5 मिनट बचे थे, लेकिन अद्वैत के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा राज था जो न सिर्फ ब्लैक कोबरा की पूरी सल्तनत को मिटा सकता था, बल्कि आरव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तहखाने में सिर्फ 5 मिनट का समय बचा था। दीवारों से धूल गिर रही थी, सायरन लगातार बज रहा था और हर सेकंड मौत सबके करीब आती जा रही थी। लेकिन अद्वैत राज सिंह के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई और सीधे विराट की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने हमेशा सोचा कि तुम सबसे चालाक हो, लेकिन असली खेल तो मैंने 18 साल पहले ही शुरू कर दिया था। विराट जोर से हंसा और बोला, अगर तुम्हारे पास सच में कोई चाल होती तो आज तक छिपकर माली बनकर नहीं जीते। अद्वैत मुस्कुराए, मैं छिपा नहीं था, मैं अपने वारिस की रक्षा कर रहा था। इतना कहते ही उन्होंने अपनी छड़ी का ऊपरी हिस्सा घुमाया। छड़ी के अंदर से एक छोटी सी धातु की चाबी और एक माइक्रोचिप बाहर निकल आई। कबीर ने माइक्रोचिप को देखते ही कहा, यह तो क्वांटम इंक्रिप्शन चिप है। ऐसी तकनीक अभी दुनिया की बहुत कम कंपनियों के पास है। अद्वैत ने वो चिप आरव के हाथ में रख दी। बेटा, यही ब्लैक कोबरा की बर्बादी की पहली चाबी है। इसमें उनके सभी गुप्त खातों, छिपी हुई कंपनियों और दुनिया भर में फैले नेटवर्क का डेटा है, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान से ही खोला जा सकता है। यह सुनते ही विराट का चेहरा पहली बार डर से बदल गया। वो चिल्लाया, उसे रोको, किसी भी कीमत पर वो चिप मेरे हाथ लगनी चाहिए। अगले ही पल उसके सभी हथियारबंद आदमी आरव की तरफ दौड़ पड़े। नैना और अनामिका तुरंत उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। गोलियों की आवाज पूरे तहखाने में गूंजने लगी। कबीर तेजी से फाइलें अपने सुरक्षित ड्राइव में कॉपी कर रहा था, जबकि शैडो किंग सीधे विराट से भिड़ चुका था। इसी दौरान रणवीर चुपके से पीछे आया और आरव के हाथ से माइक्रोचिप छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। धक्का मुक्की में माइक्रोचिप हवा में उछल गई। सबकी नजर उसी पर टिक गई, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही अद्वैत ने बिजली जैसी फुर्ती से उसे पकड़ लिया। विराट गुस्से से दहाड़ उठा, असंभव। अद्वैत मुस्कुराए और बोले, उम्र शरीर की होती है, अनुभव की नहीं। तभी पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। डॉक्टर समर की आवाज वायरलेस पर गूंजी, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो पूरा वोल्ट मलबे में बदल जाएगा। अद्वैत ने आरव का हाथ पकड़ा और तहखाने के पीछे बनी एक संकरी सुरंग की तरफ इशारा किया, चलो, ये रास्ता सीधे किले के बाहर निकलता है। सभी लोग तेजी से सुरंग में भागने लगे, लेकिन सबसे पीछे शैडो किंग रह गया। उसने मुड़कर देखा तो विराट भी उसी सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। शैडो किंग ने लोहे का विशाल गेट खींचकर बंद कर दिया। विराट गुस्से से चिल्लाया, दरवाजा खोलो। शैडो किंग मुस्कुराया, आज नहीं विराट, आज पहली बार तुम हारोगे। उसने बाहर की तरफ लगे लीवर को जोर से खींच लिया। भारी स्टील का दरवाजा पूरी तरह लॉक हो गया। आरव पीछे मुड़कर चिल्लाया, शैडो किंग, आप भी आइए। लेकिन शैडो किंग ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हर लड़ाई में कोई न कोई पीछे रह जाता है, आज मेरी बारी है। आरव वापस दौड़ने ही वाला था कि अद्वैत ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, अगर तुम रुके तो तुम्हारे दादाजी का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए आरव सुरंग से बाहर निकल आया। कुछ ही सेकंड बाद पूरी हवेली एक भयानक धमाके के साथ हिल उठी। आसमान में आग और धुएं का विशाल गुबार उठ गया। रणवीर, विराट और शैडो किंग का क्या हुआ कोई नहीं जानता था, लेकिन उसी समय कबीर के लैपटॉप पर एक एन्क्रिप्टेड संदेश आया। संदेश सिर्फ 2 शब्दों का था, लेवल 2। उसके नीचे एक नई लोकेशन चमक रही थी, मुंबई। अनामिका ने स्क्रीन देखते ही गहरी सांस ली और बोली, इसका मतलब ब्लैक कोबरा का असली मुख्यालय जयपुर में नहीं था,
यह तो सिर्फ पहला ठिकाना था। अद्वैत ने गंभीर आवाज में कहा, आरव, असली युद्ध अब शुरू होने वाला है। जयपुर सिर्फ पहली परीक्षा थी। मुंबई में तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जिनके नाम आज तक दुनिया के किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और याद रखना, अब दुश्मन सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे हर साथी को निशाना बनाएगा। जयपुर की हवेली में हुए भयानक विस्फोट को अभी मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था। चारों तरफ पुलिस, फायर ब्रिगेड और मीडिया की गाड़ियां पहुंच चुकी थीं। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, चौहान परिवार के गुप्त ठिकाने में रहस्यमयी धमाका। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली कहानी क्या है। उधर आरव, अद्वैत, नैना, अनामिका और कबीर एक गुप्त बंकर में पहुंच चुके थे। सभी थके हुए थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कबीर ने अपना लैपटॉप खोला और ब्लैक कोबरा से आए लेवल 2 संदेश को फिर से डिकोड करना शुरू किया। करीब 20 मिनट बाद अचानक स्क्रीन पर एक नक्शा खुल गया। उसमें मुंबई शहर के बीचों बीच एक जगह लाल रंग से चमक रही थी। कबीर ने हैरानी से कहा, यह तो चौहान ग्रुप का मुख्यालय नहीं है, यह तो ओबेरॉन इंटरनेशनल टावर है। अद्वैत की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, यही तो उनकी सबसे बड़ी चाल है। ब्लैक कोबरा कभी अपने नाम से काम नहीं करता, वे हमेशा किसी और के चेहरे के पीछे छिपते हैं। तभी नैना के फोन पर एक कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? चौहान ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है और रणवीर चौहान की मौत की पुष्टि न होने के बावजूद उन्होंने आरव को वारिस मानने से इनकार कर दिया है। आरव ने पूछा, लेकिन क्यों? नैना ने फोन स्पीकर पर रखा। दूसरी तरफ से जवाब आया, क्योंकि किसी ने मीडिया में एक वीडियो वायरल कर दिया है। कबीर ने तुरंत वीडियो चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जयपुर की हवेली में धमाका होने से कुछ सेकंड पहले आरव उस तहखाने में मौजूद था। वीडियो को इस तरह एडिट किया गया था कि देखने वालों को लगे जैसे धमाका उसी ने करवाया हो। अनामिका गुस्से से बोली, यह फर्जी वीडियो है। कबीर ने सिर हिलाया, हां, लेकिन इतनी सफाई से एडिट किया गया है कि आम आदमी इसे सच ही मानेगा। कुछ ही मिनटों में आरव का फोन लगातार बजने लगा। सोशल मीडिया पर उसे देश का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा जा रहा था। टीवी चैनल उस पर सवाल उठा रहे थे और चौहान ग्रुप के शेयर तेजी से गिरने लगे। आरव चुपचाप सब देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि कभी-कभी गोली से ज्यादा खतरनाक झूठ होता है। तभी अद्वैत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ब्लैक कोबरा की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं, लोगों की सोच है। वे पहले किसी की इज्जत मारते हैं, फिर इंसान को। इतने में बंकर का दरवाजा खुला। एक लगभग 30 साल की युवती अंदर आई। उसने सफेद शर्ट, काला ब्लेजर और गले में प्रेस कार्ड पहन रखा था। नैना ने तुरंत पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? युवती ने अपना प्रेस कार्ड मेज पर रखते हुए कहा, मेरा नाम सिया कपूर है, मैं खोजी पत्रकार हूं। पिछले 3 साल से ब्लैक कोबरा की सच्चाई खोज रही हूं। कबीर तुरंत सतर्क हो गया, तुम्हें इस जगह का पता किसने दिया? सिया मुस्कुराई, शैडो किंग ने। यह सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव ने हैरानी से पूछा, लेकिन शैडो किंग तो जयपुर के धमाके में। सिया ने उसकी बात बीच में ही काट दी, नहीं, वो जिंदा हैं। सभी एक साथ खड़े हो गए। सिया ने अपने बैग से एक छोटा सा मेमोरी कार्ड निकाला। धमाके से 5 मिनट पहले उन्होंने ये मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो वापस ना लौटें तो ये कार्ड सिर्फ आरव को देना। आरव ने कांपते हाथों से मेमोरी कार्ड लिया। कबीर ने उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर शैडो किंग का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चल पड़ा। वो मुस्कुरा रहे थे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि मेरी योजना सफल रही। विराट को लगा कि उसने मुझे घेर लिया है, लेकिन असल में मैं उसे वहीं रोकना चाहता था। अब ध्यान से सुनो। उन्होंने कुछ सेकंड रुक कर कहा, मुंबई में ब्लैक कोबरा का सिर्फ एक ठिकाना नहीं है, वहां उनका सबसे बड़ा आदमी बैठा है और उसका नाम सुनकर तुम सब हैरान रह जाओगे। कमरे में मौजूद सभी लोग सांस रोककर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। शैडो किंग ने आगे कहा, वो कोई अपराधी नहीं, बल्कि देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक है। पिछले 25 साल से वो सबके सामने समाज सेवी बनकर जी रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ब्लैक कोबरा का सबसे बड़ा फाइनेंसर वही है। इतना कहते ही वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कबीर ने घबरा कर कहा, वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ था, किसी ने इसे बीच में ही डिलीट कर दिया है।
उसी समय बंकर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, तुम लोग जितना मेरे करीब आओगे उतना ही किसी करीबी को खोते जाओगे। और अगले ही पल बाहर से गोलियों की तेज आवाज आने लगी। ब्लैक कोबरा ने उनका नया ठिकाना भी ढूंढ लिया था। बंकर के बाहर गोलियों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। नैना राठौर ने तुरंत सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी अपनी पोजीशन लेने का आदेश दिया। अनामिका ने आरव को दीवार के पीछे छिपाते हुए कहा, जो भी हो जाए तुम बाहर नहीं आओगे, अभी तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है। लेकिन आरव अब पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं हर बार दूसरों के पीछे छिपकर नहीं जी सकता। अगर ये लड़ाई मेरी है तो मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज पहली बार तुम्हारे दादाजी की झलक तुम्हारे अंदर दिखाई दे रही है। तभी बंकर के मुख्य दरवाजे पर जोरदार विस्फोट हुआ। लोहे का भारी दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। धुएं के बीच लगभग 15 हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। लेकिन इस बार वे रणवीर के आदमी नहीं थे। उनकी काली जैकेट पर चांदी के रंग का एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक फन फैलाए हुए कोबरा का। कबीर ने धीरे से कहा, यह ब्लैक कोबरा की एलीट टीम है, इनका मिशन कभी असफल नहीं होता। उनके पीछे से एक लंबा आदमी अंदर आया। उसने अपना चेहरा काले मास्क से ढका हुआ था। वो बोला, आरव हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। आरव ने पूछा, अगर मारना नहीं चाहते तो चाहते क्या हो? वो आदमी हंस पड़ा, हमारे मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। नैना ने बिना देर किए गोली चला दी। गोली सीधे उस आदमी की तरफ गई, लेकिन उसने बिजली जैसी फुर्ती से बचकर जवाबी हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा बंकर युद्ध का मैदान बन गया। अनामिका 2 हमलावरों से अकेले लड़ रही थी। नैना अपनी टीम के साथ लगातार आगे बढ़ रही थी। कबीर सिस्टम रूम में जाकर सभी गुप्त फाइलों का बैकअप सुरक्षित सर्वर पर भेजने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच आरव की नजर एक घायल सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दौड़कर गार्ड को सुरक्षित जगह खींच लिया। यह देखकर अद्वैत की आंखों में गर्व दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, यही वजह थी कि विक्रम सिंह ने तुम्हें चुना था। तभी अचानक बंकर की छत से एक स्टील का पिंजड़ा नीचे गिरा और आरव उसके अंदर फंस गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मास्क पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल खत्म। लेकिन उसी समय बंकर की पिछली दीवार अचानक धमाके के साथ टूट गई। धुएं का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। धुएं के बीच से लगभग 20 कमांडो अंदर घुसे। उनकी यूनिफॉर्म पर सुनहरे रंग का एक बाज बना हुआ था। नैना उन्हें देखते ही चौंक गई। ये लोग यहां कैसे? उनके पीछे से एक सख्त चेहरे वाला व्यक्ति अंदर आया। उसने आते ही आदेश दिया, आरव को हर हाल में सुरक्षित बाहर निकालो। कुछ ही सेकंड में दोनों टीमों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। आरव ने अद्वैत से पूछा, ये लोग कौन हैं? अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा, इनका नाम है गोल्डन ईगल यूनिट। ये एक गुप्त सुरक्षा संगठन है जिसे तुम्हारे दादाजी ने करीब 30 साल पहले बनाया था। लेकिन आरव ने पूछा, लेकिन क्या? अद्वैत की आवाज गंभीर हो गई। मैंने तो 10 साल पहले इस यूनिट को हमेशा के लिए भंग कर दिया था। अगर ये फिर से सक्रिय हो गए हैं तो इसका मतलब है कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने इन्हें दोबारा आदेश दिया है। उसी समय गोल्डन ईगल यूनिट का कमांडर आरव के सामने आया। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना सुनहरा बैज निकाला। बैज के पीछे सिर्फ 3 शब्द खुदे हुए थे, केवल उत्तराधिकारी हेतु। कमांडर ने बैज आरव के हाथ में रखते हुए कहा, सर, हम पिछले 18 साल से आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। आरव हैरानी से बोला, मेरे आदेश का? लेकिन मैंने तो कभी। कमांडर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। आदेश आपने नहीं दिया, लेकिन आपके दादाजी ने अपनी आखिरी वसीयत में लिख दिया था कि जिस दिन आरव चौहान दुनिया के सामने अपने असली नाम से खड़ा होगा, उसी दिन गोल्डन ईगल यूनिट फिर से जिंदा हो जाएगी। पूरा कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। उधर ब्लैक कोबरा के हमलावर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जाते जाते उनका मास्क पहने लीडर मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा आरव, अब तुम्हारे पास अपनी सेना भी है। लेकिन याद रखना, अगली बार हम तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हारे सबसे करीबी इंसान को खत्म करने आएंगे। ये कहकर उसने एक छोटा सा धुआं बम फेंका। धुआं छटते तक पूरी एलीट टीम गायब हो चुकी थी। लेकिन जाते जाते वे एक और चीज छोड़ गए थे। फर्श पर पड़ा एक पुराना फोटो। आरव ने जैसे ही वो फोटो उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में उसका पूरा परिवार था, उसके दादाजी, उसके पिता, उसकी माँ और उनके साथ खड़ा था एक 12-13 साल का दूसरा लड़का।
तस्वीर के पीछे लिखा था, असल उत्तराधिकारी सिर्फ एक नहीं, 2 थे। ये पढ़ते ही अद्वैत के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये सच बाहर नहीं आना चाहिए था। और पहली बार आरव को एहसास हुआ कि उसके परिवार का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक उससे भी छिपाया गया था। आरव के हाथों में पकड़ी हुई वो पुरानी तस्वीर लगातार कांप रही थी। उसकी नजर बार बार उस दूसरे लड़के पर जा रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, अद्वैत अंकल, ये लड़का कौन है? अद्वैत ने तुरंत तस्वीर उसके हाथ से लेने की कोशिश की, लेकिन आरव पीछे हट गया। नहीं, अब मुझसे कोई सच मत छिपाइए, मुझे सब जानना है। पूरा कमरा शांत हो गया। नैना, अनामिका, कबीर और गोल्डन ईगल यूनिट का कमांडर भी अद्वैत की तरफ देखने लगे। अद्वैत ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, आज वो सच भी जान लो जिसे हमने 18 साल तक दुनिया से छिपा कर रखा। उन्होंने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़के का नाम आर्यवीर है। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है। ये सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, मेरा बड़ा भाई? अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हां बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारा एक बड़ा भाई पहले से था, लेकिन ब्लैक कोबरा को जब यह पता चला कि चौहान परिवार के 2 वारिस हैं, तब उन्होंने दोनों बच्चों को खत्म करने की योजना बनाई। आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर वो कहां है? अद्वैत ने जवाब दिया, उसी रात हम दोनों बच्चों को अलग अलग रास्तों से ले गए। तुम्हें तुम्हारी मां के साथ भेजा गया और आर्यवीर को मैं अपने साथ लेकर चला गया। कबीर ने हैरानी से पूछा, तो फिर वो आज तक सामने क्यों नहीं आया? अद्वैत की आंखें झुक गईं। क्योंकि रास्ते में हम पर हमला हो गया था। उस हमले के बाद आर्यवीर गायब हो गया। हमने समझ लिया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तभी गोल्डन ईगल यूनिट का कमांडर आगे आया। उसने कहा, सर, अगर अनुमति हो तो मैं एक बात बताना चाहता हूं। अद्वैत ने उसकी तरफ देखा। कहो। कमांडर ने अपनी जेब से एक सील बंद फाइल निकाली। यह फाइल हमें 3 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने भेजी थी। आदेश था कि इसे सिर्फ आरव चौहान के सामने खोला जाए। आरव ने फाइल खोली। उसमें कई नई तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर एक आलीशान विदेशी होटल की थी, दूसरी तस्वीर एक निजी यॉट की, लेकिन तीसरी तस्वीर देखकर सबकी सांसें थम गईं। उसमें लगभग 30 साल का एक युवक काले सूट में खड़ा था। उसके चेहरे की बनावट, आंखें और मुस्कान बिल्कुल आरव जैसी थी। अगर दोनों साथ खड़े हो जाते तो कोई भी उन्हें जुड़वां भाई समझ लेता। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, टारगेट अल्फा अलाइव। आरव की आवाज कांप गई। क्या ये आर्यवीर है? कमांडर ने सिर हिलाया। हमें पूरा यकीन नहीं, लेकिन पिछले 6 महीनों से यह आदमी दुनिया के अलग अलग देशों में दिखाई दिया है। अनामिका ने तस्वीर ध्यान से देखी। अचानक उनका चेहरा बदल गया। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अनामिका ने कांपती हुई उंगली तस्वीर पर रखते हुए कहा, इसके गले में जो लॉकेट है, वैसा लॉकेट सिर्फ ब्लैक कोबरा के सबसे ऊंचे स्तर के सदस्यों को दिया जाता है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे से कहा, अगर यह सच में आर्यवीर है तो हो सकता है उसे बचपन से यही सिखाया गया हो कि ब्लैक कोबरा ही उसका परिवार है। अद्वैत ने आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, जिस बच्चे को बचाने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अगर वही आज ब्लैक कोबरा के साथ खड़ा है तो आने वाली लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी। उसी समय बंकर की दीवार पर लगा विशाल डिजिटल स्क्रीन अपने आप चालू हो गया। उस पर एक लाइव वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में एक शानदार कॉन्फ्रेंस हॉल था। सैकड़ों लोग तालियां बजा रहे थे। मंच पर एक युवा उद्योगपति खड़ा था। उसने काला सूट पहन रखा था। धीरे धीरे उसने कैमरे की तरफ अपना चेहरा घुमाया। आरव की आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर खड़ा युवक बिल्कुल उसी तस्वीर वाला आदमी था। उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह संदेश आरव तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हमारी मुलाकात का समय आ गया है। फिर उसने अपनी जेब से वही पारिवारिक अंगूठी निकाली जो आरव के पास थी। हेलो छोटे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 18 सालों से कर रहा हूं। वीडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन जाते जाते उस युवक ने एक जगह का नाम लिया था, मुंबई
स्काई क्राउन टॉवर। अद्वैत कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब ये सिर्फ ब्लैक कोबरा के खिलाफ लड़ाई नहीं रही, अब ये दो भाइयों की किस्मत का फैसला करने वाली जंग बनने जा रही है। और किसी को नहीं पता था मुंबई में आरव का इंतजार एक दुश्मन कर रहा है या फिर एक ऐसा भाई जिसे सच का आज तक सिर्फ आधा हिस्सा ही बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। कमेंट में अपना प्यारा सा सुझाव देना मत भूलना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे अगली कहानी के लिए हौसला देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।